ये एक ऐसी सल्तनत थी जो अपनी शान और शौकत, अदलो इंसाफ और मजबूत फौज के बाइस दूर दूर तक मशहूर थी। बाजारों में रौनक थी, खेतों में सरसब्जी और महलों में सुकून। लोग अपने बादशाह को एक ताकतवर, ज़हीन और बावकार हुक्मरान समझते थे। वो बादशाह बहादुर भी था और सख्त गिर भी। दुश्मन उसके नाम से कांपते थे। उसके दरबार में बड़े बड़े उमरा सर झुकाकर खड़े होते। उसकी आवाज हुक्म थी और हुक्म कानून। मगर हर इंसान की तरह उसके दिल में भी ख्वाहिशात थीं, कमजोरियां थीं और नफ्स की आजमाइशें थीं। महल संगे मरमर से बना था, बुलंद मीनार आसमान से बातें करते थे और उसकी छत से पूरा शहर दिखाई देता था। इसी महल की छत पर एक शाम बादशाह तन्हा टहल रहा था। सूरज ढल रहा था, सुनहरी रोशनी शहर पर बिखर रही थी। बादशाह कभी उफक को देखता, कभी नीचे फैले हुए घरों को। इसी दौरान उसकी नजर एक सादा से घर की छत पर जा ठहरी। वहां एक औरत कपड़े सुखा रही थी। सादा लिबास मगर बेमिसाल हुस्न, चेहरा नूर से दमकता हुआ, अंदाज में वक़ार और पाकीज़गी। बादशाह के कदम रुक गए। उसकी आंखें चंद लम्हों के लिए उसी मंजर पर जम गईं। दिल में एक अनजानी सी हलचल पैदा हुई। ये कौन है? उसने फौरन एक बांदी को बुलाया। वो औरत किसकी बीवी है? बांदी ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फेरोज की बीवी है। फेरोज वही गुलाम जो अपनी दयानत, वफादारी और खामोश तबीयत के लिए मशहूर था, जो हमेशा सर झुकाकर हुक्म बजा लाता था। मगर उस लम्हे बादशाह के दिल में इंसाफ या वफादारी का ख्याल न था। उसके दिल पर उस औरत के हुस्न का सहर तारी हो चुका था। इसी लम्हे एक आजमाइश शुरू हो चुकी थी, एक बादशाह के नफ्स की आजमाइश, एक गुलाम की गैरत की आजमाइश और एक औरत के वक़ार की आजमाइश। वो तेजी से नीचे उतरा। उसके कदमों में अजीब बेकरारी थी। फेरोज को बुलाओ, उसने हुक्म दिया। चंद ही लम्हों बाद फेरोज हाजिर था, सर झुका हुआ, आंखों में अदब। हुक्म फरमाइए आका। बादशाह ने अपने चेहरे पर संजीदगी तारी की और एक खत उसके हवाले किया। फिरोज, ये खत फलां मुल्क के बादशाह को पहुंचा कर आओ और उसका जवाब भी लेकर आना, ये अहम काम है। फिरोज ने दोनों हाथों से खत लिया, आंखों से लगाया। जैसा हुक्म बादशाह सलामत। वो घर वापस आया, खत को एहतियात से अपने तकिए के नीचे रखा। रात भर सफर की तैयारी करता रहा। उसकी बीवी ने पूछा, अचानक ये सफर क्यों? फिरोज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बादशाह का हुक्म है, बस दुआ करना कि खैरियत से लौट आऊं। उसे क्या खबर थी कि इस हुक्म के पीछे एक चाल छुपी है। सुबह फजर के बाद वो रवाना हो गया। उसका घोड़ा गर्द उड़ाता हुआ शहर से बाहर निकल गया और जैसे ही वो नजरों से ओझल हुआ, महल के दरवाजे खामोशी से खुले। बादशाह सादा लिबास में तन्हा दबे कदमों से फिरोज के घर की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से नर्म आवाज आई, कौन है? मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दरवाजा खुला। औरत ने अदब से सर झुका लिया। बादशाह सलामत, आज हमारे गरीब खाने में? बादशाह अंदर आया। कमरे में सादगी थी मगर सफाई और तरतीब काबिले दीद। वो बैठ गया। मैं मेहमान बन के आया हूं। इस जुमले के लहजे में कुछ ऐसा था जो औरत के दिल में खटक गया। उसने संजीदगी से कहा, बादशाह सलामत, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं ऐसे आने से जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आती। बादशाह के चेहरे पर सख्ती आ गई। क्या कहा तुमने? शायद तुमने पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूं। औरत ने पूरे वकार से जवाब दिया, जी मैं जानती हूं आप बादशाह हैं, मगर बुजुर्ग कहते हैं शेर को चाहे जितनी भूख हो वो मुर्दार नहीं खाता। कमरे में खामोशी छा गई। वो रुकी नहीं, उसकी आवाज में अज़्म था। बादशाह सलामत, आप इस कटोरे में पानी पीने आए हैं जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया है। ये अल्फाज तीर की तरह लगे। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। आंखों में शर्मिंदगी की परछाइयां उतर आईं। वो एक लम्हे को साकित बैठा रहा, फिर अचानक उठ खड़ा हुआ।
कोई जवाब न दिया। चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ा और जल्दी में अपने चप्पल वहीं छोड़ गया। वो वापस महल लौट आया, मगर उसके दिल में तूफान बरपा था। उधर कई मील दूर फिरोज घोड़ा दौड़ाता जा रहा था। अचानक उसे झटका सा लगा। खत। उसका दिल धक से रह गया। मैं खत तो घर ही छोड़ आया। वो फौरन मुड़ा। घोड़ा पूरी रफ्तार से वापस दौड़ा। पसीना, बेचैनी, दिल की धड़कनें। घर पहुंचते ही वो अंदर दाखिल हुआ। तकिए के नीचे हाथ डाला। खत वहीं था, मगर जैसे ही वो सीधा हुआ, उसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी। वहां बादशाह के शाही चप्पल रखे थे। जमीन जैसे उसके कदमों तले से निकल गई। उसका सर चकराने लगा। ये यहां कैसे? चंद लम्हों में सब समझ आ गया। बादशाह का हुक्म, अचानक सफर, और अब ये चप्पल। उसकी आंखों में दर्द उभरा, मगर चीख न निकली, सवाल न किया, बीवी से कुछ न पूछा। वो खामोश रहा। खामोशी जो तूफान से ज्यादा खतरनाक थी। उसने खत उठाया, बीवी की तरफ एक नजर डाली, मगर कुछ न कहा, और दोबारा सफर पर रवाना हो गया। उसके दिल में क्या चल रहा था? शक, गुस्सा, या कोई और फैसला? ये राज्य अभी बाकी था। फिरोज का घोड़ा गर्द उड़ाता हुआ शहर से दूर निकल चुका था, मगर उसके दिल में उठने वाला गर्द, गुबार किसी आंधी से कम न था। शाही चप्पल की तस्वीर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। क्या मैं वही देख आया हूं जो मैं समझ रहा हूं? उसने खुद से सवाल किया, मगर जवाब देने की हिम्मत न हुई। वो अपनी बीवी के चेहरे को याद करने लगा। वो मासूम नजरें, वो सादगी, वो वखार। नहीं, वो ऐसी नहीं हो सकती। मगर फिर चप्पल, शाही चप्पल। दिल के अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी। गैरत और अक्ल आपस में टकरा रही थीं। वो चीख सकता था, वावेला कर सकता था, मगर उसने खामोश रहने का फैसला किया। सच खुद सामने आएगा, और अगर नहीं भी आया तो मैं अपने घर का राज्य दुनिया पर जाहिर नहीं होने दूंगा। ये कहकर उसने अपने दिल को मजबूत किया। सफर तवील था। कई दिनों के बाद वो दूसरे मुल्क पहुंचा। खड़ हवाले किया और जवाब लेकर वापस रवाना हुआ। पूरे सफर में उसने किसी से बात न की। उसके चेहरे पर अजीब संजीदगी थी। जब वो वापस महल पहुंचा तो बादशाह हस्ब मामूल दरबार में बैठा था। फिरोज ने आकर खत पेश किया। बादशाह ने खत लिया, नजरें झुकाए रखीं। उसकी आंखों में वही शर्मिंदगी छिपी हुई थी जो उस दिन उस औरत के अल्फाजा सुनकर पैदा हुई थी। फिरोज, तुमने हमारा काम बखूबी अंजाम दिया। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, ये लो 100 दिनार बतौर इनाम। 100 चमकते हुए दीनार फिरोज के हाथ में रख दिए गए। फिरोज ने सर झुकाकर कहा, शुक्रिया बादशाह, सलामत। मगर उसकी आवाज में वो पहले वाली बेफिक्री न थी। वो सीधा बाजार गया, कीमती कपड़े खरीदे, औरतों के लिए जेवरात और तोहफे भी। दुकानदार हैरान थे कि एक सादा गुलाम आज इतनी खरीदारी कैसे कर रहा है। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। बीवी ने दरवाजा खोला। वही मानूस चेहरा, मगर आज फिरोज की आंखों में कुछ बदला हुआ था। अस्सलामु अलैकुम। वलैकुम अस्सलाम। आप खैरियत से आ गए? हाँ, और देखो, बादशाह ने इनाम दिया है। ये सब तुम्हारे लिए है। बीवी हैरान रह गई। ये सब मेरे लिए? हाँ, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मायके ले चलता हूँ। चाहता हूँ तुम ये सब पहनकर अपने वालिदैन को दिखाओ। बीवी ने खुशी से सर हिलाया। उसे क्या खबर थी कि उस सफर के पीछे क्या इरादा छिपा है। चंद घंटों बाद दोनों उसके वालिदैन के घर पहुंचे। सास ससुर खुशी से निहाल हो गए। दामाद की इज्जत की, बेटी को गले लगाया, मगर उस खुशी के पीछे एक खामोश फैसला छिपा हुआ था। रात के खाने के बाद फिरोज ने बीवी से कहा, तुम कुछ दिन यहीं रहो, मैं काम निपटा कर आऊंगा। बीवी ने हैरत से पूछा, कितने दिन? बस चंद दिन। मगर वो चंद दिन 1 महीने में बदल गए। पूरा महीना गुजर गया, न फिरोज आया, न कोई पैगाम भेजा। बीवी की आंखें दरवाजे पर लगी रहती। माँ बाप भी परेशान होने लगे। आखिरकार एक दिन उसके भाइयों ने फैसला किया, हम खुद जाकर पूछते हैं। वो फिरोज के पास पहुंचे।
फिरोज, अगर तुम्हें हमारी बहन से कोई शिकायत है तो साफ साफ बताओ, वरना हम तुम्हें काजी के सामने पेश करेंगे। फिरोज ने सुकून से जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो ले जाओ, मगर मेरे जिम्मे उसका कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो। भाई गुस्से में भर गए। चलो काजी के पास। अगले दिन अदालत सजी। काजी तख्त पर बैठा था और इत्तिफाकर से बादशाह भी वहीं मौजूद था। भाइयों ने अदब से सलाम किया और कहा, ए काजी उल कुजहा, हमने एक सरसब्ज बाग उस शख्स के हवाले किया था। दरख्त फलों से भरे थे, मीठे पानी का कुआं था, मगर उसने हमारा बाग उजाड़ दिया, फल खा लिए, दरख्त काट डाले और कुआं बंद कर दिया। महफिल में सरगोशियां होने लगीं। काजी ने फिरोज की तरफ देखा। क्या कहते हो तुम? फिरोज ने निहायत सुकून से जवाब दिया, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था मैंने उससे बेहतर हालत में वापस किया है। भाई चीख उठे, झूठ, उसने बाग छोड़ दिया है। काजी ने संजीदगी से पूछा, क्या बाग तुम्हें उसी हालत में वापस मिला जैसा पहले था? भाई थोड़ा झिझके, जी हालत तो वैसी ही थी, मगर हम जानना चाहते हैं कि उसने छोड़ा क्यों दिया। अब दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, वजह बयान करो। फिरोज ने एक लम्हा बादशाह की तरफ देखा, वही बादशाह जिसके चेहरे पर अब बेचैनी थी। फिर फिरोज ने आहिस्ता से कहा, काजी साहब, मैंने बाग बुगज या नफरत से नहीं छोड़ा। एक दिन मैं बाग में गया तो मैंने वहां शेर के पंजों के निशान देखे। मुझे खौफ हुआ कि कहीं शेर मुझे नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैंने शेर के एहतराम में बाग में जाना छोड़ दिया। ये जुमला सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह जो टेक लगाकर बैठा था, अचानक सीधा होकर बैठ गया। उसकी आंखों में हैरत और शर्मिंदगी दोनों थे। शेर, उसने दिल में दोहराया, क्या ये इशारा मेरी तरफ है? काजी कुछ समझ न पाया, मगर बादशाह समझ चुका था और अब वो उठने वाला था। दरबार में ऐसी खामोशी छा गई थी जैसे वक्त खुद रुक गया हो। फिरोज के अल्फाजात, मैंने बाग में शेर के पंजों के निशान देखे, अभी तक फिजा में गूंज रहे थे। काजी उलझन में था। हाजिरीन एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, मगर एक शख्स ऐसा था जिसके दिल में भौंचाल बरपा हो चुका था। वो बादशाह था। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया, पेशानी पर पसीना नमूदार हो गया। उसने नजरें झुका ली। उसे ऐसा लगा जैसे फिरोज ने खुलेआम उसके दिल की चोरी सबके सामने रख दी हो। मगर नाम लिए बगैर कुछ लम्हों तक वो खामोश बैठा रहा, फिर अचानक सीधा होकर बैठ गया। फिरोज, उसकी आवाज में पहले जैसी रौनक न थी, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी थी। सबकी नजरें बादशाह की तरफ उठ गईं। बादशाह ने गहरा सांस लिया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और इत्मीनान से लौट जाओ। वल्लाह, उसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन न वो कोई पत्ता तोड़ सका, न कोई फल खा सका, न कोई नुकसान पहुंचा सका। वो कुछ देर ठहरा और मायूस होकर वापस चला गया। ये कहते हुए बादशाह की आवाज भर्रा गई, और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द इतनी मजबूत दीवारें नहीं देखीं। दरबार में बैठे लोग इन अल्फाजा का मतलब न समझ सकने, मगर फिरोज समझ गया, और बादशाह भी जानता था कि फिरोज समझ चुका है। ये एक खामोश एतराफ था, एक बादशाह का एक गुलाम के सामने। काजी ने रस्मी अंदाज में कहा, तो मामला खत्म हुआ। औरत अपने शौहर के साथ जाए, कोई शिकायत बाकी नहीं। भाई एक दूसरे को देखने लगे। उनके पास मजीद कुछ कहने को न था। असल फैसला अदालत में नहीं, दिलों में हो चुका था। फिरोज दरबार से निकला तो उसके कदम मजबूत थे। न चेहरे पर गुस्सा था, न आंखों में नफरत, बस एक सुकून। वो सीधा अपनी ससुराल पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। बीवी ने दरवाजा खोला। 1 महीने की जुदाई ने उसके चेहरे पर उदासी की हल्की सी लकीर डाल दी थी। आप? फिरोज ने पहली बार उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। चलो घर चलते हैं। बीवी की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैंने कोई खता की थी? फिरोज चंद लम्हे खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, नहीं, तुमने कोई खता नहीं की, यह सच था। उसने शाही चप्पल देखी थी, मगर उसने अपनी बीवी की आंखों में भी सच्चाई देखी थी, और आज
बादशाह के अतराफर ने उसके दिल के बाकी शुकूक भी खत्म कर दिए थे। वो दोनों खामोशी से वापस घर आ गए। रास्ते भर ना फिरोज ने कुछ कहा ना बीवी ने, मगर उनकी खामोशी अब बोझिल न थी। उधर महल में बादशाह तन्हा अपने कमरे में बैठा था। उसे उस औरत के अल्फाजा याद आ रहे थे, शेर चाहे कितना भूखा हो मुर्दार नहीं खाता। और फिर फिरोज की मिसाल, मैंने शेर के एहतराम में बाग में जाना छोड़ दिया। बादशाह ने आईने में खुद को देखा। आज पहली बार उसे अपनी ताकत छोटी महसूस हुई। एक गुलाम ने मुझे गैरत और इज्जत का सबका दे दिया, उसने आहिस्ता से कहा। उस दिन के बाद बादशाह ने कभी फिरोज के घर की तरफ नजर उठाकर न देखा, बल्कि उसकी इज्जत और बढ़ा दी। चंद दिनों बाद शहर में सब कुछ मामूल पर आ गया। न किसी को दरबार की गुफ्तगू का असल मतलब समझ आया, न किसी को शाही चप्पल का राज्य मालूम हुआ। ये राज्य सिर्फ 3 दिलों में महफूज रहा, बादशाह, फिरोज और उसकी बीवी। और शायद यही उस कहानी का सबसे बड़ा सबक था। फिरोज चाहता तो शोर मचा सकता था, बादशाह को रुस्वा कर सकता था, अपनी गैरत के नाम पर हंगामा खड़ा कर सकता था, मगर उसने क्या किया? उसने अपने घर की इज्जत को मुकद्दम रखा। उसने राज्य को राज्य रहने दिया। उसने अपनी बीवी को बदनाम होने से बचाया और बादशाह को भी तौबा का मौका दिया। ये खामोशी कमजोरी न थी, हिकमत थी। और बादशाह, उसने ताकत के नशे में एक कदम गलत उठाया था, मगर वक्त पर रुक गया और अपनी गलती को इशारों में तस्लीम भी किया। ये इतराफ अल्फाजा से ज्यादा भारी था। शाम ढल रही थी। फिरोज अपने घर के सहन में बैठा था। बीवी चिराग जला रही थी। घर में वही सादगी, वही सुकून। फिरोज ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, हमारे घरों के भेद छुपाए रखना, हमारी इज्जत की हिफाजत फरमाना। हवा में खुनकी थी। चिराग की लौ हल्की सी कांपी, फिर मजबूत हो गई, जैसे तूफान के बाद इस्तेहकाम आ जाता है। और यूं ये किस्सा खत्म हुआ। न काजी को असल माजरा मालूम हुआ, न शहर वालों को, मगर एक बादशाह ने गैरत सीखी, एक शौहर ने सब्र सीखा और एक औरत ने इज्जत की दीवार साबित की। क्या ही बेहतर है कि अपने अहल खाना के राज्य छुपाए जाएं, ताकि दुनिया की नजरों में इज्जत महफूज